यूजीसी नेट जेआरएफ शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड अध्याय 1 प्रथम प्रश्न पत्र। शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग एड्स। अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझते समय शिक्षण जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सहायक सामग्री कहलाती है। किंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इन सामग्रियों द्वारा सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरन लंबे समय तक स्मृति पटल पर अंकित रह सकता है। सहायक सामग्रियों के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण सदैव सकारात्मक बना रहता है। कार्टर ए गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेन्द्रित संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार। टाइप ऑफ टीचिंग एड। निर्देशात्मक सुविधाएं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं या शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रमुख शिक्षण सुविधाओं का अभिन्न अंग माना जा सकता है। इन्हें निर्देशात्मक सुविधा भी कहा जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रशिक्षक की सहायता करती हैं। वे शिक्षण विधियों के पूरक हैं और स्वयं शिक्षण विधियों की तरह स्वावलंबी नहीं हैं। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं में दृश्य श्रव्य निर्देशात्मक सुविधाएं सम्मिलित है। वे इस धारणा का पालन करते हैं कि अधिगम की उत्पत्ति इंद्रियों के अनुभव से होती है। वे बेहतर अधिगम, प्रतिधारण और याद करने, सोच और तर्क, गतिविधि, रुचि, कल्पना, बेहतर आत्मसात और व्यक्तिगत विकास में सहायता करते हैं। निर्देशात्मक सुविधाओं के मुख्य लाभ। निर्देशात्मक सुविधाओं को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में भी जाना जाता है। इनका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। वे शिक्षार्थियों को कक्षा शिक्षण और अधिगम के बाद सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में भी सहायता करते हैं। कक्षा में शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं का उपयोग करने के कुछ विभिन्न प्रकार के कारण नीचे वर्णित है। शिक्षार्थियों की प्रेरणा। ध्यान आकर्षित करना किसी भी अधिगम का पहला चरण है। विभिन्न प्रकार की उत्तेजना प्रदान करके शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं इसमें सहायता करती हैं। शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं का उपयोग एक बेतरतीब अभ्यास नहीं है बल्कि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। सूचना का बेहतर प्रतिधारण। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं के साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित संवेदी चैनलों की संख्या जितनी अधिक होगी सूचना का प्रतिधारण उतना ही अधिक होगा। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं अभिवृत्ति में परिवर्तन को सुगम बनाती हैं। चित्र, प्रतिरूप आदि शिक्षार्थियों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में सहायता करते हैं। कक्षा शिक्षण का बेहतर संगठन। यह अनुक्रमिक संगठन सीखने सिखाने के अनुभवों को यथासंभव यथार्थवादी बनाने में सहायता करता है। यह मौखिक या दृश्य संचार में कमियों को दूर करने में सहायता करता है। समग्र अधिगम की सुविधा के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक प्रक्षेत्र में अधिगम के विभिन्न उद्देश्य हैं। एक शिक्षक के लिए कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को एक समान दृष्टिकोण से पूरा करने की आवश्यकता रहती है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना।
शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाओं से वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जो शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं व्यावहारिक अनुप्रयोगों में सैद्धांतिक ज्ञान के अनुप्रयोग को दर्शाती हैं। अधिगम को आनंददायक बनाना। शिक्षार्थी नई वस्तुओं को संभालने की नवीनता का आनंद लेते हैं और उनके माध्यम से नई अवधारणाएं सीखते हैं। अवधारणा निर्माण। शिक्षण निर्देशात्मक सुविधाएं बच्चों के बीच अवधारणाओं के निर्माण और प्राप्ति की सुविधा प्रदान करती हैं। वे अमूर्त अवधारणाओं को ठोस बनाते हैं। इस प्रकार शिक्षार्थी उन्हें समझने में सक्षम होते हैं और रटने का सहारा नहीं लेते हैं। निर्देशात्मक सुविधाओं के प्रकार। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: हार्डवेयर दृष्टिकोण और सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण। यंत्रोपवस्तु दृष्टिकोण। यह शिक्षण की प्रक्रिया को यंत्रीकृत करता है ताकि शिक्षक अधिक छात्रों को शिक्षित करने में कम खर्च के साथ व्यवहार करने में सक्षम हो। हार्डवेयर में कंप्यूटर, परिचित्रदर्शी, अतिरिक्त प्रक्षेपक, रेडियो, स्लाइड और फिल्म प्रोजेक्टर सा अंतर्गत इंद्रियों के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी को श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक सुविधाओं में विभाजित किया जा सकता है। प्रयोग के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। पहला, श्रव्य निर्देशात्मक सुविधाएं वे निर्देशात्मक उपकरण हैं जिनके माध्यम से केवल एक संदेश सुना जा सकता है। हम अपना 50% से अधिक समय सुनने में व्यतीत करते हैं। यह हमारे जीवन में श्रव्य संचार माध्यम के महत्व को दर्शाता है। श्रव्य निर्देशात्मक सुविधाओं के उदाहरणों में भाषा प्रयोगशाला, रेडियो सेट, ध्वनि वितरण सेट आदि सम्मिलित हैं। दृश्य निर्देशात्मक सुविधाएं निर्देशात्मक उपकरण जिनके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है दृश्य निर्देशात्मक सुविधाओं के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरणों में पोस्टर, फ्लैश कार्ड, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, नक्शे, मॉडल, फोटोग्राफ आदि सम्मिलित हैं। श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक सुविधाएं श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक सुविधाएं वे निर्देशात्मक सुविधाएं हैं जो अधिगम की त्रिकोणीय प्रक्रिया यानी प्रेरणा, वर्गीकरण और उत्तेजना को पूरा करने में सहायता करती है। वे निर्देशात्मक उपकरण हैं जिनमें संदेश को एक साथ सुना और देखा जा सकता है। हमारी 5 इंद्रियों में से 87% का योजन दृश्य पर तथा 7% का योजन श्रवण पर होता है। दोनों ही ध्यान आकर्षित करने और अधिगम को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं। श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक सुविधाओं के उदाहरणों में टेलीविज़न, वीडियो, फिल्म, वृत्तचित्र फिल्में आदि सम्मिलित हैं। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण व्यवहार के संदर्भ में शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण के सिद्धांतों, शिक्षण के तरीकों, निर्देश प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, प्रतिक्रिया, समीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित हैं। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी के सभी 3 बुनियादी घटकों यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को विकसित करने का प्रयास करता है। यहाँ हम दोनों के बीच के अंतर पर चर्चा कर सकते हैं। हार्डवेयर उत्पाद उन्मुख प्रोडक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण को अपनाता है। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण सामग्री के उत्पादन के लिए प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है। हार्डवेयर शिक्षा में प्रौद्योगिकी के लिए माना जाता है। सॉफ्टवेयर घटक अपने उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। यह शिक्षा की तकनीक के लिए माना जाता है। शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य साधन इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या लिंग्वा फोन। दृश्य साधन चार्ट,
मानचित्र, प्रतिमान, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, ग्राफ्स, चित्र एवं रेखाचित्र, पत्र पत्रिकाएं, फ्लैश कार्ड्स। श्रव्य दृश्य साधन चलचित्र एवं सिनेमा, समाचार, टेलीविज़न, श्यामपट, वास्तविक पदार्थ, संवाद सामग्री। श्रव्य साधन इनका संबंध श्रवणेंद्रिय कानों में से होता है। इनसे सुनकर छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि। आजकल स्मार्टफोन ने इनमें से लगभग सभी श्रव्य साधनों को आत्मसात कर लिया है। इनमें स्वर के द्वारा समस्त सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रव्य साधन की विशेषताएं इस बात में है कि यह श्रोता की काल्पनिक शक्ति को उद्दीप्त करती हैं। रेडियो यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में नवीन यंत्रों के रहते इनके प्रयोग में कमी अवश्य आई है, किंतु ग्रामीण अंचलों में आज भी यह प्रभावशाली है। सन 1936 में आकाशवाणी के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। वर्ष 1937 में रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया और इसी वर्ष भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गई। वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी प्रकरण की विषय वस्तु, वार्ता आदि को आवश्यकतानुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका प्रयोग निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। ग्रामोफोन तथा लिंगोफोन रेडियो की ही भांति यह शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। वर्तमान में इसका प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। इसके माध्यम से छात्रों के अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करने में काफ़ी मदद मिलती है। दृश्य देखने योग्य इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये वे उपकरण हैं जिन्हें छात्र देख सकते हैं। इसका संबंध नेत्रों से है। श्यामपट, चित्र, मानचित्र, मुखचित्र, चित्र, विस्तारक यंत्र आदि। दृश्य सामग्री वह सहायक शिक्षक सामग्री है जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन नीचे किया गया है। चार्ट, जब किसी वस्तु के प्रतिमान मॉडल्स उपलब्ध न हो तो चार्ट, ग्राफ इत्यादि शिक्षण के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। चार्ट के माध्यम से वांछित पाठ्य वस्तु या सूचना को आकर्षक तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे समय की भी बचत होती है और विद्यार्थी भी इसको बनाने की प्रक्रिया से कुछ सीखते हैं। एक चार्ट में एक ही उद्देश्य हो तो अच्छा है ताकि स्पष्टता बनी रहे। मानचित्र एवं ग्लोब, इनका प्रयोग किसी भी जगह की उचित भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि जानने के लिए किया जाता है। यह उपयुक्त स्केल के अनुसार बने होते हैं। नक्शे के माध्यम से छात्र जलवायु, प्रकृति, मौसम तथा पर्यावरण जैसे विषयों को सरलता से समझ सकते हैं। मानचित्र बनाना और उनके अध्ययन को मानचित्र कला कहा जाता है। मानचित्र सपाट सतह के लिए होते हैं, इसलिए 2 आयामी हैं, जबकि उनका 3 आयामी लघु रूपांतर ग्लोब कहलाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का ग्लोब। प्रतिमान, जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो तो तब छात्रों को कक्षा में उन वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल दिखाए जाते हैं। ये प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं से मिलते हुए होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के मन में वस्तु का वास्तविक चित्र खींच सकें। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के पौधों, पत्तियों और पुष्पों के प्रतिमान तथा जंतुओं के आंतरिक अंगों के प्रतिमानों का प्रत्यक्ष वस्तुओं की भांति प्रयोग करना चाहिए। स्लाइड्स, शिक्षण में स्लाइड्स का प्रयोग भी काफ़ी लाभदायक है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन में उपयोगी है। स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है।
स्लाइड को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। स्लाइड्स के प्रयोग से शिक्षक कठिन, जटिल एवं सूक्ष्म बातों को सरलता से छात्रों तक पहुंचाने में समर्थ होता है। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म के द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, खोजों तथा अन्य सूचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र इनके प्रदर्शन में काफ़ी रुचि लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्मों में प्रत्येक विषय निश्चित क्रम में विस्तारपूर्वक स्पष्ट ज्ञान देने वाला होता है। इसके माध्यम से दिया गया ज्ञान अधिक स्थायी एवं प्रभावशाली होता है। ग्राफ्स, इनके द्वारा सांख्यिकी एवं परिमाणात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी इस पुस्तक के 7वें अध्याय में प्रदान की गई है। चित्र एवं रेखाचित्र, इनके माध्यम से छात्र प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इनके द्वारा स्वास्थ्य, संस्कृति तथा जीवन पद्धति से संबंधित बातों को आसानी से छात्रों को बताया जा सकता है। वे कक्षा में मौखिक वर्णन का पूरक बन जाते हैं। पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पाठ्यक्रम के कई विषयों को उदाहरण देकर श्रेष्ठतर ढंग से समझाया जा सकता है। फ्लैश कार्ड्स, यह सामग्री प्रायः छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, जिसमें कार्ड के माध्यम से शब्द चित्र को जोड़ना, शब्दों में मात्राओं को जोड़ना सिखाया जाता है। फ्लैश कार्ड्स का प्रस्तुतिकरण पोस्टर बोर्ड पर एक के बाद एक करके किया जाता है और लक्षित दर्शक के सामने प्रमुख बातों को रोचक तरीके से रखा जा सकता है। श्रव्य दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य उपकरणों का संबंध छात्रों की आंखों एवं कानों दोनों से है। इसमें दृश्येंद्रिय एवं श्रवणेंद्रिय दोनों का एक साथ प्रयोग करके छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप टेलीविज़न, चलचित्र, नाटक इत्यादि। मन मानचित्रण, माइंड मैपिंग, मन मानचित्रण को शिक्षण की एक विधि के रूप में 1960 में टोनी बुचान द्वारा विकसित किया गया था। मन मानचित्र किसी कार्य विशेष, केंद्रीय अवधारणा या विचार विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं या तर्कों को एक रेखाचित्र द्वारा दर्शाता है। इससे शिक्षार्थी के मन में सरलीकृत छवि बन जाती है। संक्षेप में कहें तो मन मानचित्रण किसी विषय वस्तु का चित्रात्मक वर्णन करता है। शिक्षार्थी विभिन्न पहलुओं के बीच परस्पर संबंध सहजता से स्थापित कर सकता है। अगर यह रंगीन हो तो यह और भी रोचक हो जाता है। जैसे विषय वस्तु, विचार, उपविचार, उपविचार, जैसे विचार, विचार में उपविचार, विचार और विचार में उपविचार, विचार, और इस तरह से विचार और उपविचार। जैसे सफलता, इसमें गुणवत्ता, निष्कपटता, सहयोग भावना और औचित्य। आजकल इनका डिजिटल रूपांतरण भी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है और पाठक अपने विचार आपस में एवं संपादक से आदान प्रदान करते हैं। अवधारणा मानचित्रण, यह निराकार को मन मस्तिष्क में साकार रूप देने का प्रयास है। यह भी मन मानचित्रण जैसा ही है। अवधारणा मानचित्रण को 1984 में मानक रूप देने का प्रयास किया गया, जो कि मुख्यतः ओसुबेल की सार्थक अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत पर निर्भर करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इससे जटिल विषय वस्तुओं को सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक प्रकार की कक्षा शिक्षण में किसी अवधारणा को व्यवस्थित करने एवं समझाने के लिए विकसित की गई चित्रात्मक विधि है। इसमें किसी मुख्य अवधारणा के उपभागों को एवं उनके बीच के संबंध के अधिक्रम को चित्र के रूप में दर्शाया जाता है। मुख्य अवधारणा को शीर्ष एवं
उप अवधारणाओं को नीचे क्रम में दर्शाया जाता है। इसके लिए सबसे पहला कार्य अवयवों को चिन्हित करना है। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के लाभ। इस सामग्री के द्वारा छात्र शिक्षण को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। यह सहायक सामग्री छात्रों का अधिक ध्यान केंद्रित करती है और उनकी शिक्षण में रुचि तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को तेजी और व्यापकता से सीखने में मदद करते हैं। इसका बेहतर तरीके से उपयोग होने के कारण प्रशिक्षक के समय की भी बचत होती है। श्रव्य दृश्य उद्दीपन कहे गए शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की सीमाएं। यदि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को अधिक स्पष्टीकरण के साथ न दिखाया जाए तो इसका शिक्षार्थियों पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षण को केवल बड़े विचारों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इन पर एक सीमा से ज़्यादा निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में नहीं है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही विचारशील और गहन जांच से संकोच और अनिच्छा का दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। आइए अब कुछ श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री साधनों की चर्चा करें। मल्टीमीडिया यह एक से अधिक साधनों का संयोजन है, लेकिन यह कई रूपों में शामिल हो सकते हैं, जैसे मीडिया और ऑडियो, विषय, छवि, चित्रात्मक, वीडियो और फिल्म। चलचित्र एवं सिनेमा। चलचित्र अथवा सिनेमा वर्तमान समय में शिक्षण का सबसे सस्ता और सर्वसुलभ साधन है, जिसके माध्यम से कई अनुसंधानात्मक जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जाती हैं। समाचार संबंधी फिल्मों के माध्यम से देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं से छात्रों को अवगत कराया जा सकता है। यूजीसी के कार्यक्रम आदि की जानकारियाँ व समस्याओं की ओर सहजता से ध्यान आकर्षित कराया जा सकता है। टेलीविज़न का 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक और सबसे लोकप्रिय साधनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें शिक्षक चाहे तो स्वयं अपने पाठ्य योजना तैयार कर टेप कर सकता है। अब यह माध्यम काफ़ी संवादात्मक बनता जा रहा है। श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड। आजकल श्वेत पट्ट का अधिक प्रयोग किया जाता है। परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट्ट सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। श्यामपट्ट के बगैर शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षण में शब्दों के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय की रुचिकर बनाने, कठिन अंशों को सरल करने, लिखावट में सुधार लाने, व्याकरण शिक्षण में परिभाषा लिखने, उदाहरण बताने, अभ्यासार्थ प्रश्न देने में श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है। श्यामपट्ट छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को सरल तथा स्थायी बनाने में सहायता करता है तथा शिक्षक को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। हमारे पास ग्रामीण विद्यालयों में भी, जहां अन्य श्रव्य दृश्य सामग्री का अभाव पाया जाता है, श्यामपट्ट का ही प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट पर क्योंकि चाक से लिखा जाता है अतः इसे चाकबोर्ड भी कहा जाता है। श्यामपट्ट के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि लकड़ी के श्यामपट्ट, स्थिर श्यामपट्ट, स्टैंड पर श्यामपट्ट, चलित श्यामपट्ट, सीमेंट का श्यामपट्ट, चुंबकीय श्यामपट्ट, ग्लास श्यामपट्ट इत्यादि। वास्तविक पदार्थ, रियल ऑब्जेक्ट्स। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें छात्र प्रत्यक्षीकरण के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव करता है। प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें दिखाने की क्रिया को और अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर छात्रों को पर्यटन भी कराया जा सकता है। प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर छात्र वस्तुओं से भली भांति परिचित हो जाते हैं, इसलिए ये वस्तुएं अधिक उपयोगी तथा सजीव साधन मानी जाती हैं। संवाद सामग्री, यह नई तकनीक की देन है। यह संवाद सामग्री मानी जाती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ छात्रों से परस्पर संवाद भी करती है, उन्हें सही गलत का एहसास भी कराती हैं। यद्यपि यह सुविधा
भारत जैसे देश में समस्त छात्रों को उपलब्ध नहीं है, जैसे इंटरेक्टिव ब्लैक बोर्ड, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग। फिर भी इनका प्रचलन बढ़ रहा है। प्रदर्शन बोर्ड, इसके कई रूपांतर हैं। श्यामपट्ट या चाक बोर्ड, सफ़ेद बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फलालेन बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, पेज बोर्ड इत्यादि। उपरोक्त के अलावा निम्न भी महत्वपूर्ण सहायक शिक्षण सामग्री हैं। क्रियाकलाप सहायक सामग्री। क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण को सरस्वती यात्रा भी कहा जाता है। यह पुस्तक के बाहर की दुनिया का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है, जहाँ छात्र वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख समझकर उसका ज्ञान अर्जन करते हैं। इसके संबंध में स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में होते हैं, जैसे पाठ्यपुस्तक में निर्धारित पर्यावरण, डाकघर, बैंक, मेला जैसे पाठों के अध्ययन के लिए वहाँ जाना शिक्षाप्रद हो सकता है। प्रयोग विशेष रूप से विज्ञान विषयों में अधिक उपयोगी होते हैं। नाटक, कुछ ऐतिहासिक या वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का नाटकीय रूपांतर शिक्षार्थियों को बड़े पैमाने पर कुछ संदेश दे सकते हैं। ये प्रायः विषय पर आधारित होते हैं। शिक्षण मशीनें, यह कई प्रकार की होती हैं। यह सामान्य तौर पर कार्यक्रमबद्ध होती हैं। ये विशेष रूप से उन विषयों में उपयोगी होती हैं जिनमें ड्रिल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गणित या कोई विदेशी भाषा। अधिक जानकारी के लिए स्मृति विज्ञान या स्मृति सहायक उपकरण या निमोनिक्स। विद्यार्थी कक्षा शिक्षण में अक्सर नोट्स बनाते हैं ताकि बाद में या परीक्षा के समय याद किया जा सके। 1967 में गोराल्ड और मिलर द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि निमोनिक्स स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। ये स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाले कुछ सुझाव और उपकरण हैं जिनकी सहायता से शिक्षार्थी शब्द, संख्या, तथ्यों, विशेषताओं, उपाय, सोपान, भाग, विभिन्न अवस्थाओं इत्यादि को सरल ढंग से सीख सकते हैं और इन्हें स्मरण भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्रास एक निमोनिक्स है जिससे पता चलता है कि एक राइफल में कैसे शूट किया जाए। ब्रीथ, रिलैक्स, एम, साइट, स्क्वीज। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन हेतु कोई अनुभव सिद्ध नियम नहीं होते हैं और विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग सभी स्थितियों में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना, चयनित सहायक सामग्री का उपयुक्त संयोजन, उचित क्रम में सहायक सामग्री का उपयोग। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को एकल या संयोजन में उपयोग किया जाता है जिससे शिक्षार्थियों का ध्यान निम्नलिखित कारकों पर केंद्रित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों का स्वभाव। प्रिंटेड मीडिया अधिक साक्षर लोगों के लिए होते हैं जबकि चित्र, प्रतीक और प्रदर्शनी वस्तुएं कम साक्षर लोगों के लिए होती हैं। शिक्षार्थियों की संख्या। यदि शिक्षार्थियों की संख्या 30 से अधिक हो तो एक वीडियो या व्हाइट बोर्ड का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता। इंटरनेट के द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को संलग्न किया जा सकता है। शिक्षण उद्देश्य। एक शिक्षक का द्वारा विद्यार्थी में वांछित परिवर्तन के अनुसार ही श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य मुख्यतः सोच या ज्ञान, दृष्टिकोण या अनुभूति और कार्य या कौशल से संबंधित होते हैं। अगर हम बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों, दर्शक या श्रोतागण को सिर्फ महत्वपूर्ण विषय पर सूचित या प्रभावित करना चाहते हैं तो रेडियो या टेलीविज़न का उपयोग किया जा सकता है। विषय वस्तु का स्वभाव। यदि विषय वस्तु अधिक कठिन या अज्ञात हो
तो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। सहायक सामग्री की उपलब्धता। यदि हम शिक्षार्थियों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए शिक्षण से संबंधित सहायक सामग्री का उपलब्ध होना आवश्यक है। अपेक्षित मूल्य। प्रभावी सहायक सामग्री अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए। श्रवण दृश्य सहायक सामग्री के चयन एवं उपयोग पर खर्च होने वाली राशि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण विधि और सहायक सामग्री से संबंधित डेल का अनुभव त्रिकोण। डेल का अनुभव त्रिकोण एक ऐसा मॉडल है जिसमें शिक्षण योजना और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। यह 1960 के दशक के दौरान प्रतिपादित हुआ था। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अनुसार शब्दों को पढ़ना सबसे कम प्रभावी शिक्षण विधि है, जिसे त्रिकोण के शीर्ष पर दर्शाया गया है। जैसे जैसे हम त्रिकोण के नीचे की ओर जाते हैं, छात्र का शिक्षण अनुभव और धारणा शक्ति या स्मृति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी हो जाती है। इसे करके सीखने, अनुभवात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने संवेदन अंग सम्मिलित होंगे, ग्रहण उतना ही अधिक होगा। इससे शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में भी सहायता मिलती है। सामान्य एक व्यक्ति कितना याद रख सकता है? अधिगम के परिणाम। शब्द पढ़ना। देखो, सामान्य एक व्यक्ति कितना याद रख सकता है? जो वे पढ़ते हैं उसका 10%, जो वे सुनते हैं उसका 20%, जो वे देखते हैं उसका 30%, जो वे सुनते और देखते हैं उसका 50%, जो वे कहते और लिखते हैं उसका 70% और जो वे करते हैं उसका 90%। और अधिगम के परिणाम, इन्हें परिभाषित करना, वर्णन करना, सूचीबद्ध करना, व्याख्या करना, प्रदर्शन करना, लागू करना, अभ्यास करना और यथार्थपूर्ण विश्लेषण करना, योजनाबद्ध करना, सृजन करना और मूल्यांकन करना। इसमें शब्द पढ़ना, उसके बाद उसकी व्याख्या सुनना, स्थिर चित्र देखना, गतिशील चित्र देखना, प्रदर्शित वस्तु, प्रदर्शन विधि, कार्यशाला में सहभागिता, पात्र अभिनय और प्रतिरूप या सतत अनुकरण और प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव, जो कि उसका 100% है खुद करने का। मूल्यांकन का अर्थ। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। चेतन अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अन्य शब्दों में मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करता है और छात्रों की प्रगति के स्तर का अनुमान लगाने में शिक्षक की सहायता करता है। इसके अलावा मूल्यांकन को व्यापक, सामाजिक एवं निर्णयात्मक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। टोरगेर्सो एवं एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। शिक्षाविद बीबी के अनुसार मूल्यांकन साक्ष्य का व्यवस्थित संग्रह और व्याख्या है जो प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्यवाही की दृष्टि से मूल्य के निर्माण के लिए अग्रणी है। इसके अनुसार मूल्यांकन के निम्न 4 आयाम महत्वपूर्ण हैं। पहला, साक्ष्य का व्यवस्थित संग्रह है। दूसरा, उसकी व्याख्या करना। तीसरा, मूल्य के बारे में निर्णय। चौथा, उचित कार्यवाही के लिए एक दृष्टिकोण। मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर। मापन किसी के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण है। उदाहरण के लिए, एक छात्र ने गणित में 92, विज्ञान में 75, सामाजिक विज्ञान में 65 और हिंदी में 64 और अंग्रेजी में 68 अंक प्राप्त किए।
का मापन। दूसरा आकलन, असेसमेंट। आकलन छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन का दूसरा चरण है। यदि हम यह बताएं कि एक छात्र कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा, आकलन की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। यह छात्र के प्रदर्शन को और अधिक सार्थक बनाता है। जब तक हम समूह के औसत अंक के साथ किसी के व्यक्तिगत अंकों की व्याख्या, विश्लेषण, रैंक, ऑर्डर और तुलना नहीं करते हैं, तब तक हम कक्षा समूह में किसी की सापेक्ष स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। तीसरा मूल्यांकन, एवोल्यूशन। यदि किसी छात्र के मामले में हम पाते हैं कि उसने पिछली परीक्षाओं में अपने प्रदर्शन की तुलना में अर्धवार्षिक परीक्षा में उल्लेखनीय सुधार किया है, तो इसका क्या अर्थ है? उल्लेखनीय सुधार जैसा निर्णय लेते समय शिक्षक द्वारा पिछली परीक्षाओं में छात्र के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया है। मूल्यांकन के कार्य, फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन परिणामों के सारांश के साथ समाप्त नहीं होता है। इसका संपूर्ण प्रणाली के सुधार पर सीधा असर पड़ता है। मूल्यांकन के कार्य इस प्रकार हैं। प्रतिक्रिया, कार्यबल और कमजोरियों का आकलन करने के लिए प्रेरणा। अगर छात्र को यह एहसास हो कि उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो वह छात्र को कठोर परिश्रम के लिए प्रेरित करता है। बेहतर मार्गदर्शन, विद्यार्थियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपचारात्मक उपाय। यह उन क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता करता है जिन्हें उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है। नियोजन को सुगम बनाता है। यह शिक्षक को सीखने की गतिविधियों की योजना बनाने, व्यवस्थित करने और लागू करने में सहायता करता है। पाठ्यक्रम में संशोधन, अंतर संस्थागत तुलना, शैक्षिक निर्णय लेना। यह चयन, वर्गीकरण, नियुक्ति, पदोन्नति आदि से संबंधित है। प्रगति की जानकारी, विशेष रूप से माता पिता के लिए, ताकि अधिक प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सके। शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन की परस्पर निर्भरता। शिक्षक को सीखने की सुविधा की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है और शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया मनोदृष्टि, कौशल, व्यवहार और क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। मूल्यांकन शिक्षण के सीखने की सुविधा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन तीनों शिक्षाप्रद प्रक्रिया के पहलुओं पर परस्पर निर्भर हैं। शिक्षा प्रणाली के चार महत्वपूर्ण कारकों, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि और मूल्यांकन के बीच में प्रत्यक्ष रूप से सीधा संबंध है। भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी, ने इस पर अपनी विशेष टिप्पणी की। यह इस बात पर सहमत थी कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। मूल्यांकन की वांछनीय विशेषताएं, व्यापकता। शिक्षक को छात्रों के विकास के सभी पहलुओं का आकलन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। निरंतरता, मूल्यांकन शिक्षा के रूप में एक सतत प्रक्रिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मूल्यांकन कार्यों को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है। केंद्रीय विद्यालय सेकेंडरी बोर्ड द्वारा स्थापित सतत और व्यापक मूल्यांकन भी इन दो मापदंडों पर आधारित है। CCE से छात्रों की शिक्षण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने एवं परीक्षा परिणाम सुधारने में भी सहायता मिलती है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS। 2015 के प्रारंभ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेष्ठ अंतर्विषय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने एवं लचीले विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को आरंभ किया। इस सुधार के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना की शुरुआत की गई। CBCS छात्रों को मूल, वैकल्पिक, अमुख्य या कौशल आधारित
पाठ्यक्रम सम्मिलित करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित है, जो पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर मानी जाती है। इससे छात्रों को न केवल भारत के भीतर स्थित संस्थाओं में स्थानांतरित करना सरल होगा, अपितु देश के बाहर भी उनके स्थानांतरण की संभावनाएं बढ़ेगी। ग्रेडिंग प्रणाली से संभावित नियोक्ताओं को भी उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन करने में सुविधा रहेगी। यूजीसी ने मूल्यांकन प्रणाली में एक रूपता लाने और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत पर आधारित मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के लाभ। इसकी सहायता से शिक्षा प्रणाली को शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा का स्वरूप मिलता है। कुछ शर्तों के साथ छात्र जितने चाहें क्रेडिट ले सकते हैं। सीबीसीएस छात्रों को अंतर अनुशासनात्मक, इंट्रा अनुशासनात्मक कौशल या का पाठ्यक्रम चयन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए एक छात्र अर्थशास्त्र के साथ भौतिकी, माइक्रोबायोलॉजी के साथ रसायन विज्ञान का पर्यावरण विज्ञान आदि का अध्ययन कर सकते हैं। सीबीसीएस से हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार व्यापक होगा और हम वैश्विक मानकों की बराबरी कर सकेंगे। सीबीसीएस छात्रों को लचीलापन प्रदान करता है, वे अलग अलग समय पर विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर पाएँ। एक संस्था में अर्जित क्रेडिट को दूसरे संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की सीमाएं। सटीक अंकों का अनुमान लगाना कठिन। शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव। शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं की मांग। मूल्यांकन के मुख्य लाभ। मूल्यांकन परिणामों के संक्षिप्तीकरण के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है। इसका भविष्य में शिक्षण प्रणाली में किए जाने के सुधार पर भी अनुकूल प्रभाव होना चाहिए। मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं। मूल्यांकन से छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन किया जा सकता है। यह छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए सही मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। इससे छात्रों को और प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। सिर्फ इस बात का एहसास मात्र है कि आपका मूल्यांकन किया जा रहा है या किया जा सकता है, आपको और परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। इससे विद्यार्थी सजग रहता है। यह छात्र हित में सुगम योजनाएं बनाने में भी सहायक होता है। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जाता है। परीक्षाओं के नतीजों से अंतर संस्थान तुलना में सहायता मिलती है। इससे चयन, वर्गीकरण, नियुक्ति, पदोन्नति जैसे निर्णय ज़्यादा समव्यावसायिक ढंग से किए जा सकते हैं। इससे माता पिता को भी बच्चों की शिक्षा में प्रगति का भी नियमित रूप से पता चलता है। मूल्यांकन तकनीकों का वर्गीकरण। मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अंत नहीं माना जाना चाहिए, अपितु इसे एक विद्यार्थी के व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाने के लिए एक वैध प्रमाण माना जाना चाहिए। इसलिए एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जो छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता करे। इसे परिमाणात्मक और गुणात्मक तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिमाणात्मक तकनीकें। लिखित परीक्षा। इसे कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इस तकनीक में प्रश्नों के निर्देशन के अनुसार उत्तर लिखे जाते हैं। मौखिक परीक्षा। यह परीक्षा लिखित परीक्षा की पूरक होती है। उदाहरण के लिए पढ़ने की क्षमता का परीक्षण, उच्चारण और मौखिक परीक्षा। तीसरा, व्यावहारिक परीक्षा। यह परीक्षा छात्रों के प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक परीक्षण के लिए आवश्यक होती है। यह विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिल्प और संगीत विषयों से संबंधित होती हैं। गुणात्मक तकनीकें। क्वालिटेटिव टेक्निक्स। अवलोकन और साक्षात्कार। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। अवलोकन का उपयोग नियंत्रित और अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कई परिस्थितियों में साक्षात्कार को भी बेहतर माना गया है, क्योंकि आमतौर पर छात्र लिखने के बजाय बात करने में अधिक इच्छुक होते हैं। जांच सूची।
जांच सूची वह उपकरण है जिससे छात्रों के व्यवहार प्रवृत्तियों के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने और रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रम निर्धारण पैमाना, यह विधि स्थिति, वस्तु या चरित्र के बारे में राय का निर्णय की अभिव्यक्ति से संबंधित होती हैं। क्रम निर्धारण पैमाना एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। संचित रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, संचय रिकॉर्ड कार्ड और छात्रों की डायरी इत्यादि ऐसे उपकरण हैं जिन्हें छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी पता करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। निष्पादन आधारित आंकलन, एनसीईआरटी 2006 से संबंधित राष्ट्रीय फोकस समूह ने परीक्षा सुधारों पर व्यापक रूप से निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित किए। मौखिक परीक्षण और समूह कार्य मूल्यांकन के साथ साथ आकलन के लिए और अधिक विविध विधियों का उपयोग करना। पहला, प्रत्येक विषय में प्रत्येक व्यक्ति से सब कुछ की अपेक्षा नहीं करना। दूसरा, परीक्षा के समय में लचीलापन। तीसरा, निष्पादन का उन्नत प्रतिवेदन करना। संस्थान आधारित आकलन शिक्षार्थियों को निम्नलिखित अवसर उपलब्ध कराता है। पहला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना। दूसरा, उनकी विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों को विकसित करना। तीसरा, सीखने के लिए प्रोत्साहित होना और कार्य के अपने निष्पादन में उत्कृष्ट होना, क्योंकि वे अपने स्वयं के विचारों और सृजनात्मकता का सृजन करने और उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके निम्न चित्र की सहायता से दर्शाया गया है। निष्पादन आधारित आकलन में शामिल हैं शिक्षार्थियों द्वारा लिखित मुक्तांक उत्तर अथवा अधिगम उत्पाद जो प्रदर्शित करता है, और इधर है अधिगम सूचक जो सहायक है आकलन में व्यक्तिनिष्ठ को कम करने में। निष्पादन के उत्पाद में इसके उदाहरण है प्रयोग, क्रियाकलाप, परियोजना, मॉडल, मौखिक प्रस्तुतिकरण आदि। और निष्पादन की प्रक्रिया इसके उदाहरण हैं उपकरणों को व्यवहार में लाना, मापन कौशल, परीक्षण कौशल, सृजनात्मकता, समूह भावना आदि। निर्देश के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार। नेट परीक्षा में इस मूल्यांकन के इस प्रकार के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। शिक्षा के विभिन्न चरणों में मूल्यांकन को एकीकृत किया गया है। मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं: स्थानन, प्रारंभिक, नैदानिक और योगात्मक। स्थानन मूल्यांकन यह छात्रों के उस ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में आवश्यक होते हैं। स्थानन मूल्यांकन का उद्देश्य किसी कोर्स या विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता की जांच करना होता है। इसी उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को भी आयोजित किया जाता है। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, जब शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां प्रगति पर हो या विधि कार्यक्रम का महत्व जानने में सहायक होते हैं और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह छात्रों की शिक्षण संबंधी त्रुटियों को सुधारने में भी सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण और उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को इससे संबंधित जानकारी प्रदान करता है। क्विज, इकाई परीक्षण और अध्याय परीक्षण मूल्यांकन उपकरणों के मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि आंग्ल भाषा के शब्द आकलन को निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित किया जा सकता है। नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने की सीमा निर्धारित करता है।
नैदानिक मूल्यांकन इससे एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है, जिससे छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार ये परीक्षण काफ़ी व्यापक और विस्तृत होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, इस मूल्यांकन को बहु मूल्यांकन भी कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम की गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। यह मूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होती है। योगात्मक मूल्यांकन में आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट, परियोजनाओं, लिखित परीक्षाओं और शिक्षक जनित आंतरिक मूल्यांकन को समावेशित किया जाता है। इसमें यह भी पता चलता है कि छात्र कैसे संतोषजनक एवं अच्छे तरीके से शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। आंग्ल भाषा के शब्द निर्धारण को योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित किया जा सकता है। प्रकृति के संदर्भ में के अनुसार मूल्यांकन, यहाँ पर मूल्यांकन प्रणालियाँ दो प्रकार की होती हैं, मानदंड संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण। हालांकि परीक्षण के इन दोनों दृष्टिकोणों में कुछ समानताएं, लेकिन इनमें कुछ मूलभूत अंतर भी हैं। इन्हें पूरक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, ग्लेसर ने वर्ष 1963 में प्रदर्शन सातत्य पर शिक्षार्थी की उपलब्धि का वर्णन करने के लिए पहली बार मानदंड संदर्भ परीक्षण शब्द का उपयोग किया। हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सकते हैं। अमित ने गणित में 95 या 95% अंक प्राप्त किए। अक्षित की टाइपिंग स्पीड 58 शब्द प्रति मिनट है। किसी व्यक्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए एक मानदंड संदर्भित परीक्षण का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। समूह के अन्य सदस्यों के प्रदर्शन का इसमें कोई संदर्भ नहीं रहता है। इस प्रकार मानदंड संदर्भित मूल्यांकन एक व्यक्ति की स्थिति को विशुद्ध रूप से परिभाषित मानदंड व्यवहार के संदर्भ में निर्धारित करता है। यहाँ अधिगम के परिभाषित परिणाम मानदंड संदर्भ परीक्षण की सहायता से स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। मानदंड संदर्भ परीक्षण की सफलता उपलब्धि के सभी परिभाषित स्तरों के चित्रण में निहित है। यह शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में अधिक निर्दिष्ट होते हैं। यह मुख्य उद्देश्य से भी अधिक संबंधित यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसे वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षण भी कहा जाता है। इसमें छात्रों के मध्य व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में उद्देश्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है। हिवेली और मिलमैन ने वर्ष 1974 में कार्यक्षेत्र संदर्भित जैसे नए शब्द का सुझाव दिया, जिसका एक व्यापक अर्थ है एक मानदंड संदर्भित परीक्षण या एक से अधिक मूल्यांकन कार्यक्षेत्र का मापन करने में सक्षम होना। दूसरा, मानक संदर्भित मूल्यांकन, इस परीक्षण में किसी व्यक्ति की शैक्षणिक स्थिति या अभियोग्यता की तुलना अन्य व्यक्तियों की शैक्षणिक स्थितियों या अभियोग्यताओं से की जाती है। इसका उपयोग मुख्य तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जाता है। हम यह तुलनात्मक परीक्षण समान प्रश्न जानकारी के आधार पर करते हैं। ये परीक्षण सरल और कठिन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सकते हैं। अमित गणित की परीक्षा में तीसरे स्थान पर रहा। राजेश ने 98 परसेंटाइल प्राप्त किया, जिसका अर्थ है कि केवल 2% उम्मीदवारों ने उससे बेहतर अंक प्राप्त किए। इसका प्रयोग कैट में, IIM और भारत में कुछ अन्य शीर्ष संस्थानों में प्रवेश के लिए किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन परीक्षणों के प्रकार, प्रयोजन विशिष्ट श्रेणी में मूल्यांकन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रूपांकित किए गए परीक्षण सम्मिलित हैं। सामान्य तौर पर इस श्रेणी में 4 परीक्षण प्रकारों की पहचान की जाती है। आइए हम इसमें से प्रत्येक की विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें। नैदानिक परीक्षण, यह परीक्षण मुख्य रूप से हमें अधिगम के क्षेत्र की पहचान कराने में सहायता करते हैं, जिसमें एक शिक्षार्थी को एक उपचारात्मक पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। यह हमें इस बात की रूपरेखा भी प्रदान करते हैं कि शिक्षार्थी क्या जानता है और क्या नहीं जानता। नैदानिक परीक्षण में
उप क्षेत्रों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई उप परीक्षणों की श्रृंखला सम्मिलित हो सकती है। अभियोग्यता या अभिक्षमता परीक्षण। योग्यता परीक्षण मूल रूप से एक भविष्य कहलाने वाला कार्य करते हैं। वे हमें संभावित प्रतिभाओं और वांछनीय विशेषताओं की पहचान करने में सहायता करते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक हैं। इन परीक्षणों का उपयोग आमतौर पर विशेष पाठ्यक्रमों के लिए लोगों का चयन करते समय किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, ऐसे परीक्षणों का उद्देश्य यह मापना है कि किसी पाठ्यक्रम से के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। अंत पाठ्यक्रम परीक्षा को उपलब्धि परीक्षण के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। प्रवीणता परीक्षण। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति की सामान्य क्षमता का आकलन करना है। उनका दायरा एक उचित अपवाद द्वारा नियंत्रित होता है। मान ले कोई छात्र मैट्रिक या स्नातक में पढ़ता है, उस स्थिति में उस छात्र के पास क्या क्षमताएं होनी चाहिए का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। मूल्यांकन की श्रेणी निर्धारण प्रणाली। ग्रेड शब्द लैटिन शब्द ग्रेड्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है पद चिन्ह। शैक्षिक माप में श्रेणी निर्धारण छात्रों की उपलब्धि के स्तर को संप्रेषित करने के लिए इसमें प्रतीकों के एक संग्रह का उपयोग सम्मिलित है। श्रेणी निर्धारण के प्रकार। प्रत्यक्ष श्रेणी निर्धारण। प्रत्यक्ष श्रेणी निर्धारण में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन का मूल्यांकन गुणात्मक रूप से किया जाता है और परीक्षण द्वारा प्राप्त किए गए प्रभाव को सीधे लेटर ग्रेड के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्यक्ष श्रेणी निर्धारण का लाभ यह भी है कि यह अंतर परीक्षण परिवर्तनशील को कम करता है और इसके अलावा अप्रत्यक्ष श्रेणी निर्धारण की तुलना में इसका उपयोग करना आसान है। प्रत्यक्ष श्रेणी निर्धारण में पारदर्शिता का अभाव भी बना रहता है। अप्रत्यक्ष श्रेणी निर्धारण। इस पद्धति में एक परीक्षार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन पहले अंकों के संदर्भ में किया जाता है और बाद में विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इसे अक्षर स्नातक में बदल दिया जाता है। यह परिवर्तन पूर्ण श्रेणी निर्धारण और सापेक्ष श्रेणी निर्धारण दोनों के संदर्भ में किया जा सकता है, जैसा कि इसकी चर्चा निम्न रूप में की गई है। निरंकुश श्रेणी निर्धारण। निरंकुश श्रेणी निर्धारण मूल्यांकन की एक पारंपरिक प्रविधि है। यह एक पूर्व निर्धारित मानक पर आधारित है जो छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन जाता है। इसमें किसी विषय में अंकों के वितरण की परवाह किए बिना अंकों को सीधे ग्रेड में बदलना सम्मिलित है। उदाहरण के लिए छात्रों का 5 समूहों के वर्गीकरण अर्थात विशिष्टता 75% और उससे अधिक। प्रथम श्रेणी 60% और 75% के बीच के अंक। द्वितीय श्रेणी 45% और 60% के बीच के अंक। तृतीय श्रेणी 33% से 45% के बीच के अंक। असंतोषजनक 33% से कम। सापेक्ष श्रेणी निर्धारण। सापेक्ष श्रेणी निर्धारण सामान्य तौर पर सार्वजनिक परीक्षा में प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली में एक छात्र का ग्रेड केवल उसके प्रदर्शन से नहीं बल्कि समूह के प्रदर्शन के तय होता है। इस प्रकार की ग्रेडिंग को लोकप्रिय रूप से ग्रेडिंग ऑन द कर्व के रूप में जाना जाता है। चुनाव आधारित क्रेडिट प्रणाली की रूपरेखा। आउटलाइन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। कोर कोर्स। कोई भी ऐसा कोर्स जिसका एक अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अध्ययन करता है उसे मुख्य रूप से कोर कोर्स कहा जाता है। वैकल्पिक कोर्स सामान्य तौर पर कोई भी पाठ्यक्रम जिसे कुछ पाठ्यक्रमों के समूह द्वारा चुना जाता है वह उसे एक विस्तारित दायरा प्रदान करता है जो कि बहुत विशिष्ट उन्नत अध्ययन के विषय में के लिए सहायक हो सकता है। तो ऐसा अनुशासन या विषय एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम कहलाता है। अनुशासन विशिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम। कुछ कोर्स मुख्य अध्ययन या अनुशासन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यह वैकल्पिक पाठ्यक्रम को अनुशासन विशिष्ट
वैकल्पिक के रूप में संदर्भित करता है। विश्वविद्यालय संस्थान अंतः विषय प्रकृति के अनुशासन से संबंधित वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी प्रदान कर सकते हैं। निबंध परियोजना एक शिक्षक या संकाय सदस्य के परामर्श से विशेष उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिकल्प किया गया वैकल्पिक पाठ्यक्रम शोध निबंध कहलाता है। सामान्य ऐच्छिक पाठ्यक्रम सामान्य तौर पर एक असंबंधित अनुशासन विषय से चुना गया वैकल्पिक पाठ्यक्रम सामान्य वैकल्पिक कहलाता है। योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम यह दो प्रकार का हो सकता है। योग्यता वृद्धि अनिवार्य पाठ्यक्रम और कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम AEC पाठ्यक्रम उस सामग्री पर आधारित होते हैं जो ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाती है। कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम SEC को पाठ्यक्रमों के पुल से चुना जा सकता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षण कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग CBT शैक्षणिक विधियों में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक प्रतीत होता है। यह शिक्षण संस्थानों में अधिगम शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाता है। सेटिंग कंप्यूटर आधारित और पेपर आधारित परीक्षण दोनों का आधार है। कंप्यूटर आधारित परीक्षण CBT के लाभ एकाधिक बार परीक्षण के अवसर, डेटा समृद्ध परिणाम, अभ्यर्थी की पहुंच बढ़ाना, सुव्यवस्थित पद्धति। CBT निम्न प्रकार की होती है। रेखीय परीक्षण इसमें एक पूर्ण लंबाई वाली परीक्षा सम्मिलित होती है जिसमें कंप्यूटर व्यक्तियों के प्रदर्शन स्तर पर विचार किए बिना विभिन्न प्रश्नों का चयन करता है। अनुकूली परीक्षण इस परीक्षण में कंप्यूटर व्यक्ति के प्रदर्शन स्तर के आधार पर प्रश्नों की एक श्रृंखला का चयन करता है जो कि प्रश्न सामग्री और संभावित प्रश्नों के एक बहुत बड़े पुल के लिए जाते हैं। वाटरफॉल मॉडल इसका उपयोग करते हुए CBT SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कई स्वतंत्र चरणों में विभाजित किया गया है। आवश्यकता विश्लेषण और परिभाषा, सिस्टम और सॉफ्टवेयर डिजाइन, कार्यान्वयन और इकाई परीक्षण, एकीकृत और सिस्टम परीक्षण, संचालन और रखरखाव। भारत में बैंकिंग परीक्षाओं के लिए IBPS द्वारा और वर्तमान में UGC, NEET, GPAT, GMA आदि के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा कई परीक्षाओं के लिए CBT शुरू किया गया है। चिंतनशील संकेत रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट या चिंतनशील संकेत एक ऐसी प्रविधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को लचीले प्रश्नों का एक संग्रह प्रदान करता है जो छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें प्रत्येक छात्र शिक्षक द्वारा एक पाठ इकाई के पूरा होने के बाद कुछ प्रश्नों का उत्तर देता है। यदि किसी व्यक्ति के संदर्भ में परीक्षण के अंकों की व्याख्या की जाती है तो उन्हें स्व संदर्भित के रूप में जाना जाता है।